नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था। कुल 10 सवाल हैं, हर सही आंसर पर 1 मार्क मिलेगा और एक सरप्राइज आज के बेस्ट स्कोरर को मिलेगा हमारे एक कोर्स का फ्री एक्सेस, तो एंड तक जरूर रुकिए। चलिए शुरू करते हैं। अब आता है सवाल नंबर 1। क्लास 12 कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अनुसार यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के नए परमानेंट अथवा नॉन परमानेंट मेंबर्स के लिए निम्न में से कौन सा मानदंड सुझाया नहीं गया है। अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए, एक प्रमुख इकोनॉमिक एवं मिलिट्री शक्ति। ऑप्शन बी, कोई स्थायी तटस्थ राष्ट्र जिसके पास कोई डिफेंस फोर्सेस नहीं। ऑप्शन सी, यूएन बजट में सब्सटैंशियल योगदान करने वाला राष्ट्र। ऑप्शन डी, डेमोक्रेसी एवं ह्यूमन राइट्स का सम्मान करने वाला राष्ट्र। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कोई स्थायी तटस्थ राष्ट्र जिसके पास कोई डिफेंस फोर्सेस नहीं। अब इसे समझते हैं। कई मानदंड बताती है: मेजर इकोनॉमिक पावर, मेजर मिलिट्री पावर, यूएन बजट में सब्सटैंशियल योगदान, बड़ी पॉपुलेशन, डेमोक्रेसी एवं ह्यूमन राइट्स का सम्मान तथा जियोग्राफिकल कल्चरल रिप्रेजेंटेटिवनेस। परमानेंट न्यूट्रल विद नो डिफेंस फोर्सेस इन सुझाई गई कसौटियों में नहीं है। तो याद रखिए ये पॉइंट। सवाल नंबर 2 ध्यान से सुनिए। सीपीआई-एम को विचारधारात्मक रूप से एक सेंट्रिस्ट पार्टी बताती है। यह दल किन राज्यों में विशेष रूप से सशक्त रहा है। अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए, पंजाब, हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन बी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक। ऑप्शन सी, वेस्ट बंगाल, केरला एवं त्रिपुरा। ऑप्शन डी, असम, मणिपुर एवं नागालैंड। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी वेस्ट बंगाल, केरला एवं त्रिपुरा। अब इसे समझते हैं। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स क्लास 10 के अनुसार सीपीआई-एम सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म एवं डेमोक्रेसी का समर्थन करती है तथा इंपेरियलिज्म एवं कम्युनलिज्म का विरोध करती है। यह वेस्ट बंगाल, केरला एवं त्रिपुरा में विशेष रूप से सशक्त है, विशेषतः गरीब, फैक्ट्री वर्कर्स, फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स एवं इंटेलिजेंसिया में। तो याद रखिए ये पॉइंट। अगला सवाल नंबर 3। क्लास 8 के माइनॉरिटीज एंड मार्जिनलाइजेशन चैप्टर में मार्जिनलाइजेशन शब्द का प्रमुख अर्थ है। अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए, केवल किसी पेरिफेरल भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाला समुदाय। ऑप्शन बी, समुदायों का सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से समाज के हाशिए पर धकेल दिया जाना। ऑप्शन सी, स्वैच्छिक रूप से अलग थलग रहना चुनने वाले समुदाय। ऑप्शन डी, 73 आरडी अमेंडमेंट द्वारा निर्मित एक कॉन्स्टिट्यूशनल श्रेणी। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी समुदायों का सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से समाज के हाशिए पर धकेल दिया जाना। अब इसे समझते हैं। मार्जिनलाइजेशन का अर्थ है किसी कम्युनिटी को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक रूप से समाज के हाशिए पर धकेल दिया जाना। आदिवासीज अपनी जमीन एवं जंगलों से विस्थापन के कारण उत्तरोत्तर मार्जिनलाइज्ड हो रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के संरक्षण प्रावधान इसी विस्थापन को रोकने हेतु हैं। तो याद रखिए ये पॉइंट। देखिए सवाल नंबर 4। क्लास 7 के अनुसार ग्राहक प्रायः साप्ताहिक हाट्स में मोलभाव क्यों करते हैं किंतु मॉल्स अथवा बड़े अर्बन मार्ग की दुकानों में नहीं। अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए, मॉल की वस्तुएं इंपोर्टेड एवं फ्री होती हैं। ऑप्शन बी, मॉल की ब्रांडेड गुड्स कंपनी एवं एडवर्टाइजिंग द्वारा निर्धारित फिक्स्ड प्राइसेस पर बिकती हैं। मार्क की नॉन ब्रांडेड गुड्स की कीमतें फ्लेक्सिबल होती हैं। ऑप्शन सी, साप्ताहिक बाजार केवल सेकंड हैंड सामान बेचते हैं। ऑप्शन डी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट मॉल्स में मोलभाव वर्जित करता है। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए।
और हाँ, अब तक आपने कितने आउट ऑफ 4 सही किए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी मॉल की ब्रांडेड गुड्स कंपनी एवं एडवर्टाइजिंग द्वारा निर्धारित फिक्स्ड प्राइसेस पर बिकती हैं। मार्क की नॉन ब्रांडेड गुड्स की कीमतें फ्लेक्सिबल होती हैं। अब इसे समझते हैं। सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ क्लास 7 के अनुसार ब्रांडेड मॉल गुड्स महंगी होती हैं एवं एडवर्टाइजिंग तथा बेहतर क्वालिटी के दावों द्वारा प्रोमोट की जाती हैं। कीमतें कंपनीज तय करती हैं। इसके विपरीत साप्ताहिक हाट की नॉन ब्रांडेड गुड्स की कीमतें नेगोशिएबल होती हैं, इसलिए मोलभाव संभव है। तो याद रखिए ये पॉइंट। चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं। क्लास 7 में केंद्रीय विद्यालय के छात्रों द्वारा 2006 डेंगू एपिडेमिक पर वॉलपेपर तैयार करने का उल्लेख है। इस प्रोजेक्ट का शैक्षणिक उद्देश्य है कि छात्र समझें कि अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए, प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स किस प्रकार एडवर्टाइज करते हैं। ऑप्शन बी, मुद्रित न्यूज मैगजीन्स कैसे डिजाइन की जाती हैं। ऑप्शन सी, आरटीआई एप्लीकेशन कैसे दायर की जाती है। ऑप्शन डी, स्टेट गवर्नमेंट का कार्य पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स, मिड डे मील स्कीम एवं लॉ एंड ऑर्डर जैसे स्थानीय मुद्दों को कैसे प्रभावित करता है। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी स्टेट गवर्नमेंट का कार्य पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स, मिड डे मील स्कीम एवं लॉ एंड ऑर्डर जैसे स्थानीय मुद्दों को कैसे प्रभावित करता है। अब इसे समझते हैं। यह वॉलपेपर प्रोजेक्ट दिखाता है कि किसी पब्लिक हेल्थ संकट 2006 डेंगू पर स्टेट गवर्नमेंट की प्रतिक्रिया स्थानीय परिणामों को कैसे आकार देती है। छात्रों से किसी अन्य स्टेट गवर्नमेंट विषय, एजुकेशन, लॉ एंड ऑर्डर, मिड डे मील पर भी ऐसा प्रोजेक्ट बनाने को कहा गया है, डेमोक्रेसी को व्यवहार में देखने हेतु। तो याद रखिए ये पॉइंट। अब आता है सवाल नंबर 6। पॉलिटिकल थ्योरी क्लास 11 में गांधी के नॉन वायलेंस दर्शन की चर्चा है। के अनुसार गांधी ने नॉन वायलेंस की निम्न में से कौन सी पॉपुलर समझ का अस्वीकार किया। अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए, कि नॉन वायलेंस हेतु इनर डिसिप्लिन आवश्यक है। ऑप्शन बी, कि नॉन वायलेंस सत्य पर आधारित है। ऑप्शन सी, कि सिविल डिसोबीडियंस नॉन वायलेंट संघर्ष का एक रूप हो सकता है। ऑप्शन डी, कि नॉन वायलेंस वीक का मार्ग है, हेल्पलेस व्यक्ति का मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि नॉन वायलेंस वीक का मार्ग है, हेल्पलेस व्यक्ति का मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। अब इसे समझते हैं। बताती है कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी यह जनसमझ दर्शाती है कि नॉन वायलेंस वीक का मार्ग है। गांधी ने इसे अस्वीकार किया। उनके लिए नॉन वायलेंस एक्टिव करेज की मांग करता है। सिविल डिसोबीडियंस को मिलिटेंट परंतु नॉन वायलेंट संघर्ष का रूप बताया गया है, जो स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑपरेशन को कमजोर करता है। तो याद रखिए ये पॉइंट। सवाल नंबर 7 ध्यान से सुनिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क क्लास 11 भारत में लोकल गवर्नमेंट के मूल का वर्णन करती है। ग्राम स्तर पर सेल्फ गवर्नमेंट के सबसे प्राचीन रूप के रूप में किन असेंबलीज का उल्लेख है। अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए, सभास विलेज असेंबलीज, जो धीरे धीरे पंचायत्स 5 व्यक्तियों की असेंबली में रूपांतरित हुई। ऑप्शन बी, 1861 में ब्रिटिश द्वारा स्थापित डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स। ऑप्शन सी, 73 आरडी अमेंडमेंट द्वारा निर्मित मंडल परिषद। ऑप्शन डी, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 323 अ के अंतर्गत स्थापित ट्राइब्यूनल्स। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी सभास विलेज असेंबलीज, जो धीरे धीरे पंचायत्स 5 व्यक्तियों की असेंबली में रूपांतरित हुई।
अब इसे समझते हैं। बताती है कि भारत में स्वशासित ग्राम समुदाय प्राचीनतम काल से सभास विलेज असेंबलीज के रूप में थे। समय के साथ ये पंचायत्स में रूपांतरित हुई 5 व्यक्तियों की असेंबली जो ग्रामस्तरीय विवाद सुलझाती थी। चैप्टर के अनुसार लोकल गवर्नमेंट को सशक्त करना डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस को सशक्त करना है। तो याद रखिए ये पॉइंट। अगला सवाल नंबर 8। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स क्लास 10 पॉलिटिकल पार्टीज के समक्ष चुनौतियां गिनाती है। निम्न में से कौन इंटरनल डेमोक्रेसी चुनौती बताई गई है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए, पार्लियामेंट में दलों के पास निर्वाचित प्रतिनिधि बहुत कम हैं। ऑप्शन बी, इलेक्शन कमीशन पार्टी इलेक्शंस की निगरानी अत्यंत कड़ी रखती है। ऑप्शन सी, पार्टी प्रिंसिपल्स के बजाय लीडर के प्रति पर्सनल लॉयल्टी प्रमुख हो जाती है। साधारण वर्कर्स के लिए टॉप तक पहुंचने का अवसर बहुत सीमित है। ऑप्शन डी, पार्टीज किसी भी स्टेट फंडिंग को स्वीकार नहीं करती। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। और दोस्तों, यहां तक का आपका स्कोर क्या रहा? आउट ऑफ 8 में कितने सही? कमेंट्स में शेयर कीजिए। बेस्ट स्कोरर को फ्री कोर्स मिलने वाला है, याद रखिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी पार्टी प्रिंसिपल्स के बजाय लीडर के प्रति पर्सनल लॉयल्टी प्रमुख हो जाती है। साधारण वर्कर्स के लिए टॉप तक पहुंचने का अवसर बहुत सीमित है। अब इसे समझते हैं। बताती है कि अधिकांश पॉलिटिकल पार्टीज अपनी इंटरनल कार्यपद्धति में ओपन एवं ट्रांसपेरेंट प्रक्रियाएं नहीं अपनाती। पार्टी प्रिंसिपल्स के बजाय लीडर के प्रति पर्सनल लॉयल्टी प्रमुख होती है। साधारण वर्कर के टॉप तक पहुंचने के अवसर सीमित हैं। डायनास्टिक सक्सेशन तथा मनी मसल पावर की भूमिका संबद्ध चुनौतियां हैं। तो याद रखिए ये पॉइंट। देखिए सवाल नंबर 9। क्लास 8 सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ के अनुसार भारत में मैनुअल स्कैवेंजिंग संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन है। इस विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए, 1993 का कानून जो मैनुअल स्कैवेंजर्स की नियुक्ति को निषिद्ध करता है, इस प्रथा को पूर्णतः समाप्त कर चुका है। ऑप्शन बी, मैनुअल स्कैवेंजर्स मुख्यतः दलित विमेन एवं युवा बालिकाएं हैं। ऑप्शन सी, इसमें ड्राई लैट्रिन्स से मानव एवं पशु मल को ब्रूम्स, टिन प्लेट्स एवं बास्केट्स द्वारा निकालकर सिर पर ढोया जाता है। ऑप्शन डी, मैनुअल स्कैवेंजर्स गंभीर स्वास्थ्य खतरों एवं अमानवीय कार्यदशाओं का सामना करते हैं। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी 1993 का कानून जो मैनुअल स्कैवेंजर्स की नियुक्ति को निषिद्ध करता है, इस प्रथा को पूर्णतः समाप्त कर चुका है। अब इसे समझते हैं। सफाई कर्मचारी आंदोलन के अनुमान से लगभग 1 लाख दलित अब भी 26 लाख ड्राई लैट्रिन्स में मैनुअल स्कैवेंजिंग में लगे हैं 1993 के कानून के बावजूद। अतः यह दावा कि कानून ने प्रथा समाप्त कर दी है असत्य है। अन्य 3 कथन सही हैं। तो याद रखिए ये पॉइंट। चलिए सवाल नंबर 10 देखते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क क्लास 11 दिल्ली सीएनजी बस मामले माशेलकर कमेटी युग का उल्लेख करती है। न्यायालय से डेडलाइन एक्सटेंशन मांगने का प्रमुख कारण क्या बताया गया था? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए, 10,000 के लगभग पूरे बस फ्लीट को सीएनजी में बदलने हेतु पर्याप्त समय अपेक्षित था। माशेलकर कमेटी नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी भी एक साथ देख रही थी। ऑप्शन बी, सेंटर की दिल्ली ट्रांसपोर्ट पॉलिसी में कोई भूमिका नहीं थी। ऑप्शन सी, बस के लाइफ टाइम में डीजल सीएनजी से सस्ता पाया गया। ऑप्शन डी, सुप्रीम कोर्ट ने अपना पूर्ववर्ती ऑर्डर पलट दिया था। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी 10,000 के लगभग पूरे बस फ्लीट को सीएनजी में बदलने हेतु पर्याप्त समय अपेक्षित था। माशेलकर कमेटी नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी भी एक साथ देख रही थी।
अब इसे समझते हैं। दिल्ली सीएम शीला दीक्षित एवं केंद्रीय पेट्रोलियम मिनिस्टर राम नाईक ने न्यायालय को बताया कि 10,000 बस फ्लीट को निर्धारित समय में सीएनजी में बदलना संभव नहीं है। साथ ही नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी हेतु हाई पावर्ड माशेलकर कमेटी भी विषय की जांच कर रही थी एवं 6 माह में रिपोर्ट देगी। तो याद रखिए ये पॉइंट। तो दोस्तों, आज की क्विज यहीं खत्म होती है। Mention your score in the comment section or the best scorer overall will get access to a course। तो अपना स्कोर कमेंट में जरूर लिखिए, आउट ऑफ 10 में कितने सही हुए। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ।